कुछ रहस्य मरते नहीं, कुछ सच्चाइयां दफन नहीं होती, और कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो सिर्फ खानदान की हड्डियों तक नहीं, उसकी आत्मा तक चले जाते हैं। पिछली बार आपने सुना था कि विक्रम और रोहित उस मसान वाले जंगल में गए थे। रोहित को अंधेरे ने निगल लिया था। विक्रम की चीख पूरे जंगल में गूंजी थी, और सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो वहां सिर्फ एक बुझी हुई चिता की राख थी, और उस राख में रखा एक मोबाइल जिसके पीछे लिखा था अगली अमावस्या तक। आज उस रात के ठीक 3 दिन बाद की बात है। बैजनाथपुर में सब कुछ बाहर से शांत था, लेकिन अंदर से हर घर में एक खौफ था। हर दरवाजा बंद था, हर दिया थोड़ा और तेल से जल रहा था, और विक्रम की दादी के हाथ में वो पुराना पीला कागज था जो 30 साल से उस संदूक में बंद था। वो रात भर सोई नहीं थी, लेकिन अभी एक और खतरा बाकी था जिसके बारे में गांव को कुछ पता नहीं था। विक्रम का छोटा भाई अर्जुन दिल्ली से बस पकड़ चुका था। अर्जुन उम्र में विक्रम से 5 साल छोटा था। 25 का जवान लड़का, होनहार, पढ़ा लिखा और बिल्कुल विक्रम जैसा। दोनों भाइयों में बस एक फर्क था, अर्जुन थोड़ा और जिद्दी था। वो अपने भाई की खोज खबर लेने खुद निकला था। बस में बैठे बैठे उसने विक्रम के फोन पर की गई आखिरी कॉल्स चेक की थीं। उसने रोहित के यूट्यूब चैनल पर जाकर देखा था। उस रात की वीडियो अधूरी अपलोड हुई थी। सिर्फ 13 मिनट का फुटेज था, जो शायद ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव हो गया था। अर्जुन ने वो फुटेज देखा था। पहले 10 मिनट में दोनों दोस्त हंस हंस कर जंगल में जा रहे थे। फिर अचानक रोहित का कैमरा एक जगह रुक गया था। उसने जो कुछ जूम किया था वो इतना ब्लरी था कि कुछ साफ नहीं दिखा। बस एक चीज दिखी थी, आग, और उसके आसपास कुछ ऐसा जो इंसान की शक्ल जैसा था लेकिन इंसान नहीं था। अर्जुन को रात में नींद नहीं आई थी, और सुबह होते ही वो बस में बैठ गया था। उधर बैजनाथपुर में विक्रम की दादी एक काम करने की हिम्मत जुटा रही थीं, जो उन्होंने 30 साल से नहीं किया था। वो जाना चाहती थीं गांव के पुजारी के पास, लेकिन साधारण पुजारी के पास नहीं। वो जाना चाहती थीं पंडित कालीचरण के पास, बैजनाथपुर के सबसे बुजुर्ग पंडित। 90 साल की उम्र, आंखें कमजोर लेकिन दिमाग बिल्कुल साफ। वो गांव के एकमात्र इंसान थे जो भैरवनाथ को उसके आने से पहले से जानते थे। दादी सुबह के 6 बजे उनके घर पहुंची। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खटखटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर अंदर से एक भारी आवाज आई, आ जाओ राम सहाय की बहू, मुझे पता था तुम आओगी। दादी रुक गईं। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, उनके पैर वहीं जम गए। पंडित कालीचरण ने उनका नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था राम सहाय की बहू, यानी उनके पति का नाम लेकर बुलाया था। और राम सहाय का नाम आज इस गांव में कोई नहीं जानता था। दादी ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। पंडित कालीचरण एक पुरानी चारपाई पर बैठे थे। उनकी आंखों पर मोटे चश्मे थे। सामने एक छोटा दिया जल रहा था। कमरे में पुरानी किताबों की गंध थी और धूप की एक हल्की खुशबू। बैठो। दादी बैठ गईं। तुमने उस कागज को 30 साल से संभाल कर रखा, लेकिन जो लिखा था उसे टालने की कोशिश नहीं की। क्यों? दादी की आंखें भर आईं। वो कहना चाहती थीं कि डर था, कि उन्हें लगता था कि अगर इस सच को दबाए रखा तो शायद वो दिन नहीं आएगा। लेकिन वो दिन आ गया। भैरवनाथ साधारण तांत्रिक नहीं था। वो जानता था कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। भूख नहीं, डर नहीं, लालच भी नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका परिवार। राम सहाय ने अपने परिवार को बचाने के लिए सौदा किया था। यही उसकी गलती थी। तो क्या इस सौदे को तोड़ा नहीं जा सकता? पंडित ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, तोड़ा जा सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत उस कागज में लिखी हुई है। क्या तुमने पूरा पढ़ा था? दादी चुप हो गईं। पंडित समझ गए। जाओ घर, वो कागज निकालो और इस बार पूरा पढ़ो।
दादी घर लौटी, कमरे में आई, संदूक खोला, कागज उठाया और इस बार जो उन्होंने पढ़ा उनकी सांस रुक गई। कागज पर लिखा था, इस खानदान का सौदा तब तक चलता रहेगा जब तक खानदान का कोई एक चिराग अपनी मर्जी से मसान के कुएं में नहीं कूदता। जो कूदेगा वो लौटेगा नहीं, लेकिन जो बचे हैं वो बच जाएंगे। ये सौदा नहीं, ये शाप है, और इस शाप की एकमात्र कुंजी त्याग है। दादी के हाथ से कागज गिर गया। उस कुएं का नाम उन्हें पता था, मसान का कुआं, जंगल के बीचों बीच, उसी जगह के पास जहां पुराना शमशान घाट था और जहां भैरवनाथ रहता था। उसी दोपहर अर्जुन गांव पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया। राम सहाय के घर का लड़का है, विक्रम का भाई। कुछ औरतें रोने लगीं, कुछ बूढ़े बाहर आए। अर्जुन सबसे पहले दादी के पास गया। दादी ने जब उसे देखा तो उनका दिल बैठ गया, क्योंकि अर्जुन खानदान का दूसरा बड़ा बेटा था। उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, बेटा, तू यहां से निकल जा अभी। जैसे आया है वैसे लौट जा, कुछ मत पूछ। अम्मा, भाई कहाँ है? क्या हुआ उसे? दादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थीं, वो डरी हुई थीं। बेटा, तो समझ नहीं रहा, यहाँ रुकना तेरे लिए खतरनाक है। मैं अपने भाई को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। दादी ने जाना कि वो नहीं जाएगा। रात होने में अभी 3 घंटे बाकी थे जब अर्जुन ने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। उसने सबसे पहले उस आदमी को ढूंढा जो उस रात जंगल के पास था। उसे पता चला कि संपत और कप्ता नाम के 2 आदमी भी उस रात लापता हुए थे, लेकिन उनके बारे में गांव वाले कुछ नहीं बोल रहे थे। चुप थे, जैसे उन 2 नामों पर एक अनकहा पर्दा पड़ा हुआ था। अर्जुन ने एक बुजुर्ग से जब जोर देकर पूछा तो उसने धीरे से कहा, बेटे, वो दोनों उस रात निशी मूलों के सामने आ गए थे। उनकी खाट भी उठ गई। किसी ने उन्हें सुबह नहीं देखा। अर्जुन को पता नहीं था कि निशी मोलो कौन है, लेकिन बुजुर्ग की आंखों में जो डर था वो किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता था। शाम होते होते अर्जुन ने एक काम किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने रोहित का वो 13 मिनट का फुटेज फिर से देखा, इस बार ध्यान से। और इस बार उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले नजर नहीं आया था। फुटेज के आखिरी 30 सेकंड में जब कैमरा जमीन पर पड़ा था और अपने आप रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें एक आवाज थी, बहुत धीमी लेकिन साफ। अर्जुन ने ईयरफोन्स लगाए और आवाज बढ़ाई। वो आवाज कह रही थी, अगला कौन आएगा? बस इतना ही। और फिर फुटेज खत्म हो गया था। अर्जुन के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसने गहरी सांस ली और उसने तय किया कि वो उस जंगल में जाएगा। रात के 11 बज रहे थे। दादी सो चुकी थीं, या शायद सो जाने का नाटक कर रही थीं। अर्जुन ने चुपके से घर का दरवाजा खोला। बाहर की हवा ठंडी थी, आसमान पर बादल थे। अमावस्या में अभी 4 दिन बाकी थे, लेकिन चांद आज भी कहीं नहीं दिख रहा था। वो जंगल की तरफ बढ़ा। गांव के आखिरी मकान के पास पहुंचा तो उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुक गया, पलटकर देखा, कोई नहीं था, बस अंधेरा था। उसने फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ गया। जंगल का रास्ता उसे याद था। बचपन में वो और विक्रम कभी कभी दिन में यहां आया करते थे, लेकिन रात में जंगल बिल्कुल अलग था। पेड़ वही थे, रास्ता वही था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जंगल उसे देख रहा हो। 5 मिनट चलने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, आजू। उसने रुककर इधर उधर देखा। आजू। आवाज उसके नाम की थी, और वो आवाज
वो आवाज विक्रम की थी। अर्जुन का दिल एक धड़कन के लिए रुका और फिर दौड़ने लगा। उसके दोनों तरफ रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से बोला, विक्रम भाई, कहाँ है तू? जवाब नहीं आया। फिर उसी आवाज ने, विक्रम की आवाज ने कहा, इधर आ, मैं यहाँ हूं। आवाज दाईं तरफ से आ रही थी, जंगल के अंदर से, रास्ते से हटकर। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर उसने कुछ याद किया। पुजारी पंडित कालीचरण ने एक बात कही थी जो उसने गांव के लोगों से सुनी थी। उन्होंने कहा था कि भैरवनाथ अपने शिकार को आवाजों से बुलाता है, अपनों की आवाजों से। इसलिए कभी भी जंगल में किसी की आवाज का पीछा मत करना। अर्जुन रुक गया। नहीं। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा दर्द भरी। अर्जुन भाई, मुझे बाहर निकाल, मैं यहां फंसा हूं, बहुत दर्द हो रहा है। अर्जुन के आंसू निकल आए, लेकिन वो फिर भी नहीं गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो भी है तू, विक्रम नहीं है और मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। आवाज बंद हो गई और फिर कुछ और शुरू हो गया। हंसी, वो भयानक हंसी जो इंसान की नहीं थी। वो हंसी जंगल के हर तरफ से आने लगी, जैसे पेड़ हंस रहे हों, जैसे रात खुद हंस रही हो। अर्जुन ने अपनी जगह पर खड़े रहने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। फिर वो हंसी धीरे धीरे एक शब्द में बदल गई, एक ही शब्द, बार बार, खानदान, खानदान, खानदान। और फिर एकदम से सब शांत हो गया। अर्जुन वहां खड़ा था, सांस रोककर। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी क्योंकि उसके हाथ कांप रहे थे। और फिर उसके ठीक पीछे, उसके कंधे के पास एक आवाज फुसफुसाई, तू आया, अच्छा किया। अर्जुन ने पलट कर नहीं देखा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागा। वो सीधे दौड़ता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांटे चुभते रहे, पत्थर लगते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। जब तक जंगल का आखिरी पेड़ पीछे नहीं छूट गया, वो नहीं रुका। गांव की सरहद पर आकर उसने पलट कर देखा। जंगल चुप था, अंधेरा था, लेकिन दूर, बिल्कुल दूर, एक बहुत हल्की नारंगी रोशनी थी। वही आग, वही चिता, और उस रोशनी में एक साया खड़ा था जो अर्जुन की तरफ देख रहा था। अर्जुन वहां से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा तो दादी जागी हुई थी, जैसे वो जानती थीं कि वो गया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उठी, एक गिलास पानी लाई और उसे दिया। अर्जुन ने पानी पिया, फिर बोला, अम्मा, मुझे सब बताओ, पूरा। दादी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बैठ। और उन्होंने वो सब बताया जो 30 साल से उनके सीने में बंद था। राम सहाय यानी विक्रम और अर्जुन के दादा एक छोटे किसान थे। जमीन थी लेकिन पानी नहीं था। 3 साल की सूखे ने उनकी कमर तोड़ दी थी। घर में बच्चे थे, खाना नहीं था। और एक रात जब वो टूटे हुए जंगल की सरहद पर बैठे थे, भैरवनाथ खुद उनके पास आया था। भैरवनाथ ने पहले कुछ नहीं मांगा था, बस कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राम सहाय ने पूछा था कि बदले में क्या चाहिए। भैरवनाथ ने कहा था, कुछ नहीं, बस एक वादा। राम सहाय ने वादा मान लिया था, बिना पूछे कि वादा क्या है। अगले दिन से फसलें उगने लगी, पानी आने लगा।
कारोबार चल निकला। राम सहाय ने सोचा कि शायद वो किसी साधु का आशीर्वाद था। उन्होंने उस रात की बात दिल के किसी कोने में दफन कर दी। लेकिन 3 महीने बाद एक रात भैरवनाथ फिर आया। उसने राम सहाय को वो कागज दिया और बताया कि उन्होंने क्या वादा किया था। राम सहाय टूट गए थे, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। लेकिन भैरवनाथ ने एक ही बात कही थी, सौदा हो चुका है, लिखा जा चुका है, और जो लिखा जाता है वो मिटता नहीं। राम सहाय ने वो कागज रख लिया था और दादी को दे दिया था और कहा था, इसे मेरे बाद भी संभाल कर रखना। दादी ने रखा था और अब वो कागज उनके हाथ में था। अम्मा, क्या भाई जिंदा है? दादी ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। भैरवनाथ जिसे ले जाता है उसे मारता नहीं, वो उन्हें रोक लेता है। उस जंगल में, उस शमशान के पास, एक ऐसी जगह जो इस दुनिया में नहीं है और उस दुनिया में भी नहीं है। बीच की जगह, जहां समय नहीं है, जहां दर्द नहीं है, लेकिन जहां से लौटना भी नहीं होता जब तक सौदा पूरा नहीं हो जाता। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तो क्या भाई वहां है अभी भी? हाँ बेटा। अर्जुन ने कागज उठाया और पढ़ा, त्याग, मसान का कुआं, खानदान का एक चिराग। उसने पूछा, अच्छा, इस कुएं के बारे में कोई कुछ जानता है? दादी ने कहा, पंडित कालीचरण जानते हैं। अगली सुबह अर्जुन पंडित कालीचरण के पास गया। पंडित जी पहले से बैठे थे, जैसे उनका इंतजार था। अर्जुन ने कहा, पंडित जी, मसान का कुआं, मुझे उसके बारे में बताइए। बेटा, वो कुआं साधारण नहीं है। भैरवनाथ ने उसे खोदा था। उस कुएं का पानी काला है और उस कुएं के तल में एक दरवाजा है। उस तरफ का दरवाजा, जहां वो सब हैं जो भैरवनाथ ने रोक रखे हैं। और जो उसमें कूदे वो उस दरवाजे को बंद कर देता है, हमेशा के लिए। भैरवनाथ की ताकत टूट जाती है और जो अंदर हैं वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो कूदेगा वो? पंडित ने जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने समझ लिया, जो कूदेगा वो लौटेगा नहीं। अर्जुन घर वापस आया। उसने दादी के सामने कुछ नहीं कहा, बस उनके पैर छुए। दादी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं अम्मा, बस थका हुआ हूं। दादी की आंखों से एक आंसू गिरा, क्योंकि उन्हें पता था रात के 2 बजे अर्जुन चुपके से उठा। उसने एक पुराना कपड़ा उठाया, उस पर लिखा, अम्मा, माफ कर देना, विक्रम भाई वापस आएगा और सब आएंगे, बस तुम ठीक रहना। उसने वो कागज दादी के तकिए के पास रखा। फिर वो बाहर निकला, जंगल की तरफ। इस बार जंगल ने उसे नहीं रोका। कोई आवाज नहीं आई, कोई हंसी नहीं, कोई भ्रम नहीं। जैसे जंगल जानता था कि वो आज खुद आया है और उसे रोकने की जरूरत नहीं है। अर्जुन चलता रहा। 20 मिनट बाद वो उस जगह पहुंचा जहां पुराना शमशान घाट था। चिता ठंडी थी, राख बिखरी हुई थी और वहां से थोड़ी दूर पेड़ों के बीच में एक कुआं था, पत्थर का कुआं, काई से ढका हुआ, बहुत पुराना। अर्जुन उसके पास गया और नीचे देखा। पानी
काला था, बिल्कुल काला। पीछे से आवाज आई, तू समझदार निकला। अर्जुन पलटा। भैरवनाथ वहां खड़ा था, राख से लिपटा, लाल आंखें, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। तेरा भाई अंदर है, और वो दो जो जुआ खेल रहे थे, और वो लड़का जो कैमरा लेकर आया था, सब अंदर है। और तू अगर कूद गया तो सब बाहर आ जाएंगे। और तू? मैं तो हमेशा से यही हूं और हमेशा रहूंगा। तेरे जाने से मेरी ताकत टूटेगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा? भैरवनाथ हंसा, वही हंसी, वही भयानक हंसी। उसने कहा, ये खत्म होने के लिए नहीं बना था लड़के। अर्जुन ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसने विक्रम को याद किया। बचपन में उसकी पीठ पर चढ़ना, स्कूल में साथ जाना, उसकी डांट खाना, उसकी पिटाई खाना, उसके साथ पहली बार दिल्ली जाना। उसने दादी को याद किया। उसने उस कागज को याद किया जो उन्होंने 30 साल से संभाला था। फिर उसने आंखें खोली और एक कदम पीछे लिया, कुएं की तरफ। भैरवनाथ की आंखें चमकी, लेकिन तभी कुछ हुआ। एक आवाज आई, पंडित कालीचरण की आवाज, जो कहीं से नहीं, हर तरफ से आ रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उस आवाज के साथ कहीं से एक रोशनी आई, नीली रोशनी, ठंडी, साफ। भैरवनाथ के चेहरे पर पहली बार डर का भाव आया। वो पीछे हटा और अर्जुन के हाथ में उस रोशनी से कुछ गिरा, एक पुराना तावीज। पंडित कालीचरण ने रात को ही उसे गांव के रास्ते में छोड़ा था, इसीलिए कि जब वो यहां पहुंचे तो अकेला नहीं हो। ये तांबे का टुकड़ा मुझे नहीं रोक सकता। नहीं रोकेगा, लेकिन उसे रोकेगा। तुम उसे नहीं ले जा सकता, सौदा उसका नहीं है। भैरवनाथ कुर्राया, लेकिन पंडित की आवाज सच कह रही थी। सौदे में लिखा था, मर्जी से कूदना होगा। तावीज के साथ कोई भी मर्जी नहीं दे सकता। तावीज उसकी इच्छा शक्ति को बांध देता है। भैरवनाथ पीछे हटता रहा, अंधेरे में, पेड़ों के पीछे। और फिर वो चला गया। अर्जुन वहां खड़ा था, सांस फूली हुई, हाथ में तावीज। कुआं अभी भी वहां था, काला पानी अभी भी वहां था, लेकिन भैरवनाथ चला गया था, अभी के लिए। अर्जुन सुबह घर वापस आया। दादी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने उसे देखा। उन्होंने वो कागज देखा जो उसने उनके तकिए पर छोड़ा था। उनके हाथ में था। उनकी आंखें लाल थीं, रोई हुई थीं। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में राहत थी। अम्मा, भाई अभी भी वहां है। हाँ, लेकिन मैं उसे निकालूंगा, बिना कुएं में कूदे। कोई और रास्ता होगा, होना चाहिए। पंडित कालीचरण के पास जाओ। वो कुछ जानते हैं जो उन्होंने अभी बताया नहीं। पंडित कालीचरण अपनी चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तू कुएं में नहीं कूदा? नहीं। अच्छा किया। लेकिन भाई को बाहर कैसे निकालेंगे? पंडित ने एक पुरानी किताब निकाली, बहुत पुरानी। उसके पन्ने पीले थे। उन्होंने एक पन्ना खोला और कहा, एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है, और उस रास्ते पर चलने के लिए 3 चीजें चाहिए।
पहली भैरवनाथ का असली नाम, दूसरी वो चीज जिसकी वजह से उसने सिद्धि अधूरी छोड़ी थी, और तीसरी वो इंसान जिसने सौदे पर दस्तखत किए थे। तीसरी चीज तो मुमकिन नहीं, दादाजी तो अब है नहीं। हाँ, अर्जुन हैरान रह गया। राम सहाय भी उसी जगह है, वो भी वहीं है जहां विक्रम है। भैरवनाथ ने उन्हें भी नहीं जाने दिया, उनकी मृत्यु असली नहीं थी। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। यानी उसके दादा, उसके भाई और रोहित सब वहां थे, उस बीच की दुनिया में, जिंदा भी नहीं, मरे भी नहीं। पंडित ने किताब बंद की और कहा, एक काम कर, अगली अमावस्या से पहले भैरवनाथ का असली नाम ढूंढना होगा। जिस रात वो पहली बार गांव आया था, उस रात किसी ने उसे देखा था। एक और इंसान जो अभी भी इस गांव में है। कौन? गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, जिसे सब अंधी बुढ़िया कहते हैं। वो जंगल के उस पार वाले टूटे मकान में रहती है। उसने भैरवनाथ को उस रात देखा था और उसने उसका असली नाम सुना था। अर्जुन उठा। पंडित ने कहा, रुको। अर्जुन रुका। वो बुढ़िया, वो बताएगी नहीं, आसानी से नहीं बताएगी, क्योंकि वो डरती है, 30 साल से डरती है। लेकिन एक तरीका है उसे बात करवाने का। उससे मिलने से पहले यहां आना, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। क्या? वो चीज जो उस बुढ़िया को 30 साल पहले खोनी पड़ी थी और जो अभी भी उसी कुएं में है। कहानी यहां रुकती है। अर्जुन के सामने अब एक अधूरी लड़ाई है। भैरवनाथ का असली नाम, वो अंधी बुढ़िया जो कुछ जानती है, और वो कुआं जहां सब कुछ छिपा है। विक्रम अभी भी वहां है, रोहित अभी भी वहां है, और राम सहाय, जिनकी मौत असली नहीं थी। अगली अमावस्या आने में 3 हफ्ते बाकी हैं, और उससे पहले अर्जुन को वो नाम ढूंढना है जो नाम कोई नहीं जानता, जो नाम खुद भैरवनाथ ने दफन कर दिया है। क्या अर्जुन उस अंधी बुढ़िया से भैरवनाथ का असली नाम जान पाएगा, या वो भी उस काले कुएं का शिकार बन जाएगा? इस खौफनाक सफर का हर रहस्य सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अंधेरी की ऐसी कहानियां पसंद हैं।